गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंतर्गत लेक्चर 9 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स पिछले लेक्चर पे हम पढ़ रहे थे। वहाँ पर हमने मटेरियल बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर देखा था क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर इंडेक्स प्रोफाइल बेस्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे। मटेरियल वाले में हमने देखा था कि सिलिका कोर क्लैड बने हुए थे, और दूसरे टाइप में हमने देखा था कि कोर सिलिका का, जबकि क्लैडिंग जो है प्लास्टिक की बनी हुई थी। तीसरे टाइप में हमने देखा था प्लास्टिक के कोर और क्लैडिंग दोनों ही बने हुए थे। और उसके बाद फिर मटेरियल बेस्ड का हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देखा था टाइप्स ऑफ फाइबर में। इस वाले लेक्चर में आज हम देखेंगे कि इंडेक्स प्रोफाइल, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बारे में जानेंगे, और मोड ऑफ प्रोपगेशन के आधार पर सिंगल मोड मल्टी मोड फाइबर के बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं इंडेक्स प्रोफाइल के आधार पर स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो फाइबर का सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल वाला सिलेंडर जो आप देख रहे हैं वो कोर कहलाता है, और जो बाहर उसके बाहर का पार्ट होता है वो क्लैडिंग कहलाता है, और उससे बाहर आपको जैकेट या कोटिंग डाली जाती है इसके ऊपर। तो अब अगर स्टेप इंडेक्स फाइबर में आप देखें तो ये जो कोर में आप N1 का वैल्यू देख रहे हो बिल्कुल एक जैसी हो रखी है। कोर के केंद्र से लेकर के कोर के परिधि तक का मान N1 का सेम है। जबकि मल्टी मोड फाइबर में अगर आप ध्यान दें तो कोर के केंद्र से और कोर के परिधि तक का मान जो है इंडेक्स प्रोफाइल का मान वो कंटिन्यूस अधिकतम से न्यूनतम तक N2 तक जा रहा है। तो आइए इसका डिटेल देखते हैं इसको आगे स्लाइड में। ये स्टेप इंडेक्स फाइबर है जो चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कोर के केंद्र से लेकर के परिधि तक समान होता है, तथा इसी प्रकार क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 भी समान रहता है। तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इंडेक्स प्रोफाइल दिखाया गया है। यहाँ जो 2A डाया दिखाया हुआ है, 2A डाया के पूरे ही पोर्शन में सेंट्रल से लेकर के और कोर रेडियस जो है A है उसकी परिधि तक सारा का सारा प्रोफाइल कोर का N1 के बराबर है। N1 ही हमेशा स्थिर रहता है, और इसी प्रकार से क्लैडिंग का भी N2 स्थिर रहता है। अंतर यहाँ पर हमें जानने योग्य बात ये है कि जब हम कोर से क्लैडिंग की तरफ मूव करते हैं तो एक सडन चेंज होता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं ये जो है सडन चेंज हो रहा है, डाउन हो रहा है, N1 से सीधे N2 में पहुँच गया है। तो कोर से जैसे ही क्लैडिंग का बाउंड्री स्टार्ट होती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल में एक सडन चेंज आ जाता है, स्टेप चेंज आ जाता है, एब्रप्ट चेंज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर का डाया जो है ये स्टेप इंडेक्स फाइबर है, मोनोमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसमें 8 से 12 माइक्रोमीटर दिखा रखा है, और जो क्लैडिंग का डाया है वो 125 माइक्रोमीटर दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं NR इज इक्वल टू N1, जबकि R की वैल्यू लेस देन A है, और N2 व्हेन R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A है। तो इस तरीके से समीकरण से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है दो टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो आइए देखते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के कोर डाया में अंतर दिखाई दे रहा है आपको। जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है ऊपर वाला है, यहाँ पर एक तो देखिए बहुत सारी आपको मेरिडियोनल रेज दिखाई दे रही हैं, है ना। तो ये नंबर ऑफ मोड्स ज़्यादा होने के कारण ये नंबर ऑफ वेव्स जो है वो ज़्यादा ट्रैवल कर सकती हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि एक तो आपका ये डाया जो है काफ़ी ज़्यादा है। जो कोर का डाया आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो वो इस सिंगल मोड की तुलना में, सिंगल मोड में डाया बहुत कम होता है कोर का, और मल्टी मोड में डाया ज़्यादा होता है। दोनों ही स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर में?
जो कोर का डाया है वो अंतर है। जबकि क्लैडिंग का डाया अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्लैडिंग 125 माइक्रोमीटर का ही मेंटेन रहता है, क्लैडिंग का डाया में चेंज नहीं होता। लेकिन जो इस कोर का डाया है, अगर सिंगल मोड की बात करें तो 2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक के बीच की दूरी थी, यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से मल्टी मोड में जो है वो ए कोर रेडियस का मान जो है वो कोर डाया का मान ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर भी हो सकता है। तो इन दोनों में देखिए खास फ़ायदे भी हैं जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में लार्ज न्यूमेरिकल अपर्चर मिलता है, तो इसके कारण कपलिंग आसान होती है। मतलब एक फाइबर का जब हम कनेक्टर जोड़ते हैं दूसरे कनेक्टर तो भी आसानी से जुड़ जाता है, और फाइबर टू फाइबर जोड़ते हैं तो भी आसानी से जुड़ जाता है। तो यहाँ एक बेनिफिट मिलता है। मोडल डिस्पर्सन इसमें होता है, क्योंकि मल्टी मोड फाइबर है तो मोडल डिस्पर्सन मिलना है। डाटा रेट लो रहता है और इसीलिए ये शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ किए जाते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। लेकिन सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या बेनिफिट है, न्यूमेरिकल अपर्चर छोटा होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम तो होती है कपलिंग में। मतलब कपलिंग का मतलब फाइबर को जब जोड़ेंगे या फाइबर और सोर्स को जोड़ेंगे, यानी कि सोर्स से मतलब लाइट सोर्स जो है उससे जो लाइट निकल रही है उसको फाइबर के अंदर जब हम लॉन्च कर रहे होते हैं तो उन दोनों की भी कपलिंग करते हैं, तो वहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत आती है। और इसी प्रकार से फाइबर को जब हम डिटेक्टर से जोड़ते हैं, फोटो डायोड से जोड़ते हैं, तो वहाँ पर एज ए रिसीवर वो काम कर रहा होता है, तो लाइट को रिसीव करता है डिटेक्टर, तो वहाँ भी कपलिंग करते हैं डिटेक्टर और फाइबर की। और बीच में कहीं पर ज्वाइंट करते हैं तो फाइबर टू फाइबर कपलिंग भी करनी पड़ती है। तो सभी कपलिंग में सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि न्यूमेरिकल अपर्चर भी कम होता है, कोर डाया भी कम होता है। ठीक है, मोडल डिस्पर्शन इसमें हमें नहीं मिलता, ये बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि सिंगल मोड ट्रांसमिट कर रहा है इसलिए, और इसी कारण से हाई डाटा रेट भी मिलता है, और इसीलिए हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में उपयोग करते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे स्टेप इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर के कंपैरिजन हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। यहाँ पर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कोर के केंद्रीय अक्ष पर अधिकतम मान N1 से क्लैडिंग की तरफ रेडियली घटते हुए कोर परिधि तक कोर परिधि तक जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इस डायग्राम में देखें तो प्रोफाइल जो है कोर का, केवल आप प्रोफाइल देखिए, जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 पहले रहता था, लेकिन अब क्या है स्थिति, R=0 से R=A तक, यानी कि कोर के केंद्रीय अक्ष से लेकर के कोर की परिधि यानी कि R=A तक जो है प्रोफाइल जो है वो वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, और अधिकतम मान उसका कहाँ पर है, R=0 पर है, और न्यूनतम मान यानी कि N2 के बराबर कहाँ पर है, कोर की परिधि तक। कोर की परिधि कहाँ पर मिल रही है, रेडियस जब R के बराबर, रेडियस R=A के बराबर हो जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जहाँ पर हमें ये मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका घटते घटते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम N2 तक पहुँच जाता है। फिर N2 के बाद फिर आगे जो क्लैडिंग में है वो N2 समान रहता है, N2 में फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो N2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल N1 के प्रोफाइल में चेंज हो रहा है। ये चीज़ ध्यान देने की है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअल चेंज करेगा कोर के सेंटर से अप टू द ये क्लैडिंग बाउंड्री, क्लैडिंग स्टार्टिंग बाउंड्री, बेसिकली क्लैडिंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ की बाउंड्री की बात करें, यानी कि वास्तव में कोर की परिधि की बात करें। कोर की परिधि तक आपका N1 जो है वो स्थिर N1 चेंज होगा और घट केंद्र पर अधिकतम और कोर की परिधि पर न्यूनतम होगा। फिर कोर की परिधि से क्लैडिंग की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, तो क्लैडिंग की बाउंड्री में कंप्लीट सब जगह N2 रहेगा, उसमें प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहते हैं। अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो 50 से 100 माइक्रोमीटर के आपके रेडियस होता है कोर का, और 125 माइक्रोमीटर क्लैडिंग का रेडियस रहता है। तो क्लैडिंग का रेडियस यूजुअली आपको समान मिलता है सभी जगहों पर। यहाँ पर हम थोड़ा सा समीकरण देखते हैं। समीकरण जो है इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, NR, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NR, वो रेडियस के पदों में हम इस प्रकार से लिखेंगे। यदि कोर का रेडियस A से कम है तो N1 √1 - 2 डेल्टा R/A
रेज टू द पावर अल्फा। और अगर क्लैडिंग की बात करें r ग्रेटर देन और इक्वल टू a की, तो जो एन आर का मान होगा वो n2 के बराबर होगा और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n1 अंडर रूट 1 माइनस 2 डेल्टा। अब यहाँ पर डेल्टा क्या है, डेल्टा जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। ठीक है, इसकी हमने चर्चा करी थी पिछले टॉपिक में। जिसको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं उसमें, जिसमें हमने न्यूमेरिकल अपर्चर का डिस्कशन किया था। तो वहाँ इसको डिटेल में भी बताया गया था, इसका यूज भी बताया गया था। ये जो है कोर की रेडियस है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कंपेरिजन्स दिखाए गए हैं कि अगर अल्फ़ा का मान इनफाइनाइट है तो ये स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल के तुलना में समतुल्य हो जाता है। ये जो समीकरण है, जो हमने अभी स्टेप इंडेक्स के समीकरण देखे तो उसके अनुसार आ जाएगी। अगर अल्फ़ा का मान 2 है तब यह पैराबोलिक प्रोफाइल को दर्शाता है, जो कि नॉर्मल हम चित्र बनाते हैं पैराबोलिक का। और अगर अल्फ़ा का मान 1 है तो यह ट्रायंगुलर प्रोफाइल को दर्शाता है, यानी कि तिकोना टाइप का हमें प्रोफाइल मिलेगा। ठीक है, अब ये जैसे हम मल्टी मोड फाइबर, यहाँ पर मैंने कुछ चित्र दिखाया हुआ है। देखिए N1 कोर की अक्ष है, कोर का बिल्कुल अक्ष है ये, और N1 मैक्सिमम वैल्यू है। फिर N2 उससे कम, और N3 उससे भी कम, N4 उससे भी कम, N5 उससे भी कम, N6 उससे भी कम। अप टू कहाँ तक जाएगा ये, जब तक कोर क्लैडिंग ना स्टार्ट हो जाए वहाँ तक। और वहाँ पर इसकी फाइनल वैल्यू क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर हो जाएगी। यहाँ पर N1 N2 N3 N4 N5 N6 जो है वो, अभी आप N2 जो है क्लैडिंग का मत समझिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने केवल एक तुलनात्मक रूप से दिखाने के लिए बताया कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस आता है तो हमारी जब वेव लॉन्च होती है, लाइट रे लॉन्च होती है, तो ये हर एक स्टेप पर इसको, जैसे यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ मैंने एक डॉटेड दिखा रखे हैं, वर्टिकल दिखा रखा है। तो यहाँ पर पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, फिर एक रिफ्लेक्शन यहाँ भी होगा, फिर थर्ड डॉटेड वर्टिकल लाइन पर रिफ्लेक्शन होगा, फिर एक यहाँ स्टेप पर आकर के, यानी कि जो अब N5 पॉइंट पर जो मैं वर्टिकल बना हुआ, तो यहाँ पर आकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर ये प्रक्रिया यहाँ नीचे आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से पहले रिफ्रैक्शन होता रहता है, उसके पश्चात एक पॉइंट पर आकर के जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। तो एक स्मूथ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की तरह हमें यहाँ पर वेव ट्रैवल करते हुए मिलती है। आइए अब आगे देखते हैं क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लार्ज न्यूमेरिकल अपर्चर होता है तो कपलिंग आसान होती है इसकी। मोडल डिस्पर्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। और गुड कंप्रोमाइज़ बिटवीन मल्टी मोड एंड सिंगल मोड फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है मल्टी मोड और स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर के बीच का एक हमें तुलनात्मक रूप से बेहतर रिजल्ट देता है, तो इसका भी यूज़ हम करते हैं। Let us see all the three types of the fiber based on index profile and mode of operation also. Let's see. See here the different types of monomode step index fiber, multimode step index fiber and multimode graded index fiber. तो स्टेप इंडेक्स फाइबर हमने दो टाइप के पढ़े थे, मोनोमोड एंड मल्टीमोड। वेव की प्रोपगेशन के आधार पर सिंगल मोड में या सिंगल मोड में आप देख रहे हैं कि सिंगल मोड ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर, है ना। और इसका कोर डाया भी हमारा कम है और उसकी वैल्यू 8 से 12 माइक्रोमीटर है। ठीक, मल्टी मोड में अगर बात करें तो एक दो या दो से अधिक वेव ट्रैवल करती हैं साइमल्टेनियसली। कोर डाया इसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर की तुलना में मोनोमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की तुलना में मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का कोर डाया ज़्यादा होता है और इसका मान होता है करीब 50 से 200 माइक्रोमीटर। इसी प्रकार से मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो है कोर डाया तो 50 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में ही होता है, लेकिन अंतर कहाँ था, इंडेक्स प्रोफाइल में। यहाँ पर कोर का इंडेक्स प्रोफाइल जो ग्रेजुअली केंद्र पर अधिकतम और फिर कोर के परिधि पर न्यूनतम तक घटता हुआ चला जाता है, और फिर वहाँ से जब क्लैडिंग की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है तो क्लैडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, N2 ही मेंटेन रहता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों में हमें ये ध्यान देने की योग्य बात है कि N1 हमेशा N2 से बड़ा होगा। कोर का डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक है, आइए अब कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं सिंगल मोड फाइबर मल्टी मोड फाइबर में।
देखिए डायमेंशंस कोर की सिंगल मोड फाइबर में 9 माइक्रोन्स अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू दे के 2 से 8 माइक्रोमीटर की वैल्यू हो सकती है, और क्लैडिंग की 125 माइक्रोन्स की होती है। इसी तरह मल्टी मोड फाइबर की अगर बात करें तो कोर 50 माइक्रोन और क्लैडिंग 125 माइक्रोन। ट्रांसमिशन डिस्टेंस की बात करें तो सिंगल मोड एसएमएफ में सिंगल ट्रांसमिशन ग्रेटर देन 10 माइल्स, और मल्टी मोड फाइबर में सिग्नल ट्रांसमिशन अप टू 10 माइल्स तक हो सकता है। रेट ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन डेफिनेटली सिंगल मोड फाइबर में एमएमएफ की तुलना में ज़्यादा होगा। एसएमएफ में लाइट सोर्स लेज़र ही यूज़ करते हैं मल्टी मोड में, जबकि आपके लेज़र और एलईडी दोनों ही यूज़ कर सकते हैं आप। अगर एटेन्यूएशन की बात करें तो सिंगल मोड फाइबर में लेस एटेन्यूएशन होता है, मल्टी मोड फाइबर में हाई एटेन्यूएशन होता है। और अगर वेवलेंथ ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो सिंगल मोड फाइबर में एक 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर दोनों वेवलेंथ काम करती हैं, जबकि हायर रेंज है बेसिकली। और जबकि मल्टी मोड फाइबर में लोअर रेंज 850 नैनोमीटर जो कि एलईडी वाली रेंज है, तो 850 नैनोमीटर से 1310 नैनोमीटर इन दोनों ऑप्टिकल विंडो पर मल्टी मोड फाइबर आपका यूजुअली काम करता है। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सिंगल मोड फाइबर आपको कॉस्टली पड़ता है, जबकि मल्टी मोड फाइबर हमारा चीपर होता है। इसीलिए हम इसको घरों में सबसे ज़्यादा मल्टी मोड फाइबर अपने इंट्रा बिल्डिंग कम्युनिकेशन या कमरे के अंदर या घरों में आप एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ कम्युनिकेशन करते हैं, या अगर थोड़ी बहुत डिस्टेंस है 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर तक हम प्लास्टिक और मल्टी मोड फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। FTTH जो आपने सुना होगा फाइबर टू द होम, उसमें भी हम ज़्यादातर मल्टी मोड फाइबर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी सिंगल मोड फाइबर इस्तेमाल नहीं होता है। सिंगल मोड फाइबर को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, कॉस्टली होता है, इसको केयर भी ज़्यादा करना पड़ता है। मल्टी मोड फाइबर रफ एंड टफ होता है, इसीलिए इसको हम FTTH फाइबर टू द होम स्कीम में भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि एक्सचेंज से घर तक डायरेक्ट फाइबर बिछा करके कस्टमर को फाइबर उपलब्ध करवाया जा सके, इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिल सके ताकि। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बतलाइएगा। थैंक यू।